नमस्कार। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज 12 मार्च 2024 को आयोजित होने वाला पेपर हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रसिया में रस प्लस या बराबर रसिया। रसिया की भांति या प्रत्यय के दूसरे शब्द है बंदरिया, बिटिया, खटिया। ये भी या प्रत्यय युक्त है। इसके बाद गुण स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा है? हमें पता है कि गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर बनता है। तो यहाँ ए वाला उदाहरण दिया हुआ है रमेश, तो इसका सही आंसर होगा रमेश। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्साह कविता के कवि कौन है? हमारे सिलेबस में उत्साह और एक कविता है बादल, जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कैसी है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बाल कांड की भाषा है अवधी, तो इसकी भी भाषा रहेगी अवधी। इसका सही आंसर द। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं? इसका आंसर रहेगा उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म बिहार के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर है नागार्जुन बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में उनका जन्म हुआ था 1911 में, और इनका मूल नाम जो है वो था वेदनाथ मिश्र। फसल और यह दतुरित मुस्कान दो कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल की हुई है। उसके बाद रहेगा 7वां क्वेश्चन, कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन चश्मे वाले का नाम था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है? लखनवी अंदाज के व्यंग्य तो भाई यशपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या है। बाल गोविंद भगत कौन सी विद्या है? तो इसमें आंसर रहेगा बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। 10वां क्वेश्चन है, संस्कृति का परिणाम क्या है? संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। 11वां क्वेश्चन, हमारे समाज में नाक प्रतीक है। हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है भाई? हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। किसी की नाक कट जाना, इज्जत उड़ जाना। फिर है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे मात खा गए। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक है, ये एक कहानी है, तो इसका आंसर ये नहीं है। उसके बाद रामचरितमानस जो है वो भी इसका आंसर नहीं है। दूसरा एक रहेगा देहाती दुनिया, और दूसरा आपका बंटी। आपका बंटी एक मन्नू भंडारी का उपन्यास है जो 1971 में प्रकाशित हुआ था। और देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। तो पहला कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसका राइट आंसर रहेगा देहाती दुनिया। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बड़ी सरल सरल है। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आंसर अगले का, वे सब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं भाई, उन्हें तो विशेषण कहते हैं। उसके बाद वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? कई सारे बच्चे यहां मात खा गए। नहीं होता, नहीं का मतलब है कर्म नहीं है भाई, कर्म नहीं है, इसका मतलब अकर्मक है। जो सफल नहीं है उसे क्या कहते हैं? असफल। तो जो कर्म नहीं है उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। आगे, वे
डैश 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 शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? तो इसके अंदर आ जाएगा, अपन कर सकते हैं इसमें एक तो अव्यय, अव्यय, अथवा अपन इसमें संयोजक भी कर सकते हैं। संयोजक, अव्यय या संयोजक दोनों में से कोई एक अगर करते हैं तो आपका उत्तर सही जाता है। वे शब्दांश जो कि शब्द के डैश 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 में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हमें पता है कि प्रत्यय तो शब्द के बाद में जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं। तो अपन यहां अगर कर दें बाद या अंत तो हमारा ये आंसर भी राइट जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बाद या अंत। अगला आंसर, हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल उपसर्ग 22 हैं जो संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं। एक गंध्यास है जिनके आंसर देने हैं। गंध्यास सभी बच्चों ने पढ़े होंगे। इसके अपन चलते हैं सीधे आंसरों पर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गंध्यास का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? हम देखते हैं कि यहाँ पे विवेकानंद जी युवाओं को संदेश देते हैं देशभक्ति का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका उचित शीर्षक रहेगा आत्मविश्वासी राष्ट्रभक्त या आत्मविश्वासी देशभक्त, या इसके अलावा अपन ये भी कर सकते हैं कि युवाओं के लिए विवेकानंद की सीख, या इसके अलावा अपन ये भी कर सकते हैं देश प्रेम को लेकर विवेकानंद का मत, या सच्चा देश प्रेमी। इसके शीर्षक करने के पीछे मुख्य जो आधार है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा पूरे गंध्यास में पढ़े हुए। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आत्मविश्वासी राष्ट्रभक्त, आत्मविश्वासी देशभक्त, युवाओं के लिए विवेकानंद की सीख, देश प्रेम को लेकर विवेकानंद का मत, या सच्चा देश प्रेमी। इनमें से अपन कोई भी इसका शीर्षक कर दे तो हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा इसी गंध्यास का, वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है? इसका आंसर यही अपने को मिलेगा, वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। तो इसका राइट आंसर ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद है, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? देखो, गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। इसका आंसर भी यहां दिया हुआ है। आंसर है, विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है? विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट लाइन। विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना गया है? तो राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार विवेक और प्रेम है। यहाँ पे पूरा अपन पढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा इसका, राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है। तो अपना आंसर रह जाएगा, राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार विवेक और प्रेम है। आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द गंध्यास में से छांट करके लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, आस्तिक का सीधा हो जाएगा नास्तिक, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की शानदार प्रस्तुति यहाँ पे दी गई है, उनकी लाइनें यहाँ पे दी गई है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता है। तो इसके आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? मेरे आइडिया से इसका आंसर पहले का होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति लगन या जोश और हिम्मत, क्योंकि
जिस आदमी में जोश और हिम्मत है ना, और अपने लक्ष्य के प्रति लगन है, तो वो कोई भी कठिन से कठिन काम आसानी से सफल कर जाएगा। लक्ष्य के प्रति लगन, जोश और हिम्मत, जग को जीतने की जिद, ये भी इनका अपन शीर्षक लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, लक्ष्य के प्रति लगन, जोश और हिम्मत, जग को जीतने की जिद, ये इनमें से कोई भी अगर अपन शीर्षक लगाना चाहें तो लिख सकते थे। इसके बाद आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता। मग, मग का अर्थ होता है रास्ता, रास्ता या मार्ग। तो आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता है। आदमी के मग में रुकावटें, अड़चनें, विघ्न, मुश्किलें आदमी के मग में नहीं टिक सकती है। पत्थर कब पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, यानी इंसान जब पूरी ताकत के साथ लगता है तो पत्थर पानी बन जाता है। कोई भी काम मुश्किल से मुश्किल भी हो, वो भी हल हो जाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती। जो बत्ती नहीं जलाता है उसे रोशनी नहीं मिलती है, अर्थात जो मेहनत करने से बचते रहते हैं उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट, पांचवा, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं। पर्वत के पांव जब खम ठोकता है कोई आदमी, है ना, तब पर्वत के पांव उखड़ जाता है। खम ठोकने का अर्थ है दृढ़ता के साथ ताल ठोकना, यानी दृढ़ता के साथ जोर लगाना, मजबूती के साथ कोई काम करना ना। तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं, अर्थात बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है जब आदमी जोर लगाता है, खम ठोकता है। इसके बाद मेहंदी के बीच क्या छिपा है। मेहंदी के बीच आप लिख सकते हैं लाल रंग छिपा है। जिस प्रकार मेहंदी पहले अलग कलर की होती है और लगाने के बाद उसमें एक अलग कलर निखर जाता है। इसके बाद ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां अपन देखेंगे। नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। नमक मिर्च लगाना यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। इसके आंसर आपको अपनी कॉपियों में, किताबों में आराम से मिलेंगे, बहुत बड़े हैं, अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर आते हैं आगे, एक और है गंध्यास। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके इनके आंसर देने हैं। गंध्यास अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे। पहली लाइन इसी क्या है, आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी। पेट की ज्वाला की प्रेरणा से आग का आविष्कार हुआ होगा। पेट की ज्वाला की प्रेरणा से आग का आविष्कार हुआ होगा, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी। देखिए, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति के कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ। इसका आंसर ये रहेगा, शरीर को सजाने की प्रवृत्ति के कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ। अगला, तीसरा, खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है। क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि यह मोती भरा थाल क्या है। इसका आंसर ऊपर भी दिया हुआ है, क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि यह मोती भरा थाल क्या है। ये रहा इसका आंसर। इसके बाद, वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। वास्तव में जो संस्कृत है वो निठल्ला नहीं बैठ सकता। तो इसका आंसर रहेगा, वास्तव में जो संस्कृत है वह निठल्ला नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई काम करता रहेगा। इसी के साथ, हालांकि अथवा में एक और दिया हुआ है, अपन ये नहीं करेंगे, ऊपर वाला कर लिया है। सारे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पठित पंद्यास को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पंद्यास है, इसको पढ़ना है और इसके बाद इनके आंसर देने हैं। पंद्यास सभी ने पढ़ा होगा। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। उसे बड़भागी क्यों कहा गया है। उसको बड़भागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कृष्ण के हमेशा पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं, उनके लिए परेशान नहीं है, इसलिए व्यंग्य रूप में गोपियों ने उद्धव को ये कहा है। पुरइनिपात से क्या अभिप्राय है। पुरइनिपात का अर्थ है कमल का पत्ता।
तेल की गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है? तेल की गागरी पानी में डूबने पर उस पर एक बूंद भी पानी नहीं लगेगा। तेल की गागरी की तुलना उद्धव है उसके लिए की गई है यहाँ पे कि वो कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी कृष्ण प्रेम से पूरी तरह से वंचित हैं। जिस प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबो देने के बाद भी उस पर पानी नहीं लगता है, इसका भी एक और दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बड़े वाले प्रश्न हैं, ये भी अपन हल नहीं करेंगे क्योंकि इसको हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू। हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। हालांकि सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो क्षमा का प्रार्थी हूँ। ओके, थैंक यू।